नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। सोमनाथ मंदिर में हुआ भव्य अमृत महोत्सव का आयोजन, तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विशेष शिव साधना, विकास और विरासत को आगे बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, तीर्थों और मंदिरों का विकास जरूरी। सोमनाथ से प्रधानमंत्री मोदी का भारत की सांस्कृतिक विरासत, आत्मविश्वास और राष्ट्र की ताकत को लेकर बड़ा संदेश। कहा, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। पश्चिम एशिया में संकटपूर्ण तनाव के बीच देश में उर्वरक का स्टॉक स्थिर। भारत सरकार ने कहा, एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई सामान्य। जनता से की पैनिक ना होने की अपील। शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में लगी 6 फैसलों पर मुहर। भारतीय न्याय संहिता लागू करने से लेकर बीएसएफ को सीमा क्षेत्रों की जमीन ट्रांसफर करने का ऐलान। शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार के रोड मैप पर जोर। और मंगलवार को असम में हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। लगातार दूसरी बार हिमंता लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन और पूजा के लिए सोमनाथ पहुंचकर शिव की आराधना की। सोमनाथ मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा की। इस अवसर पर श्री सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। 75 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कोई साधारण अवसर नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ का अमृत महोत्सव अगले 1000 वर्षों के भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य, धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष। ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में महापूजा और अनुष्ठान किया। पुनर्निर्मित मंदिर और शिवलिंग के स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये पूजा आयोजित की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महापूजा भारत के आत्मविश्वास के साथ बढ़ने का उद्घोष रही। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक स्थल सदियों से देश की पहचान का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और यह दिखाया कि भारत शान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण कर सकता है। उन्होंने इस अवसर पर 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, क्योंकि भारत की परंपरा शिव और शक्ति की आराधना से जुड़ी रही है। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था,
लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। आजादी के बाद देश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में नाकाम रहने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार पर लगाया। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी जब आस्था के साथ जुड़ती है तो राष्ट्र का आत्मबल मजबूत होता है। जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में से कोई अलग नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हमीरजी गोहिल और अहिल्याबाई होलकर को भी याद किया, जिन्होंने सोमनाथ की सेवा में अपना जीवन समर्पण किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत में राजनीतिक विरोध का सामना करने के बावजूद भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक चेतना लगातार आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। अंग्रेजी का अक्षर Y, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों। यह अद्भुत संयोग रहा कि सोमनाथ पुनर्निर्माण के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जिस युग का सूत्रपात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण से किया, उसी को विस्तारित स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और सोमनाथ अमृत महोत्सव देश के गौरवशाली सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्रों की पुनर्स्थापना का महोत्सव है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी हकीकतों के आधार पर काम हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में स्थित सरदार धाम छात्रावास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन करने के बाद परिसर का अवलोकन किया। छात्रावास को 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के रहने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ केंद्रीय भोजन कक्ष, पुस्तकालय, ई पुस्तकालय और सभागार जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। पीएम ने इस पहल को सराहा, साथ ही शिक्षा और युवा सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयास गिनाए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जमीनी हकीकतों के आधार पर काम हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज युवाओं की राह से रोड़े हटाए जा रहे हैं। भाषा के आधार पर होने वाला भेदभाव खत्म हो रहा है। आज जोर केवल किताबों और डिग्रियों पर नहीं है, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन को पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। पीएम ने कहा कि बदलाव व्यापक और परिणाम स्थायी हों, इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होता है। पीएम ने नारी सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों को भी रेखांकित किया। आज नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिला कैडेट्स ट्रेनिंग ले रही है। हमारी बेटियां
फाइटर पायलट बन रही है। राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। नारी शक्ति वंदन संशोधन के जरिए हमने इसके लिए एक और प्रयास किया था। राजनीतिक कानूनों से वो पास नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करूंगा, देश भर की महिलाओं को आश्वस्त करूंगा, हम इस दिशा में लगातार प्रयास करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कोरोना, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और पश्चिम एशिया में उपजे हालात का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। वडोदरा में पीएम का अभिनंदन यादगार हुआ। पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ आया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास बढ़ती अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है। सरकार की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों ने स्थिति की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय जहाज सुरक्षित हैं, ईंधन आपूर्ति सुचारू है और उर्वरकों की उपलब्धता भी पर्याप्त बनी हुई है। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बीच भारत सरकार नियमित सूचनाओं के माध्यम से नागरिकों को जागरूक बनाए रखने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है। इसी क्रम में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने ईंधन की उपलब्धता, समुद्री संचालन और प्रमुख क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी। प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि किसी भी राज्य या किसी भी आउटलेट पर ईंधन की कोई कमी नहीं है। घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। सुजाता ने लोगों से अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने का भी आग्रह किया। पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 5 किलो के सिलेंडर भी 1,40,000 से अधिक की सेल की गई है। नेचुरल गैस के संबंध में भी 6.7 लाख पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों के से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज समेत और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय जहाजों की गतिविधियों को लेकर पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। The Ministry of Port Shipping Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, our missions abroad, and all maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe. There has been no incident involving Indian flag merchant vessel or Indian seafarer on foreign flag merchant vessel in the past 3 days. पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद देश में उर्वरक की स्थिति सामान्य है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा एस शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। The fertilizer stock is comfortable and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been 76.78 has been the domestic production, and the imports that have reached our shores is 19.94 LMT. वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर संबंधित मंत्रालय लगातार नजर रखे हुए है। इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए राज्य के नौकरशाही की कमान उनके हाथों में सौंपी है। मुख्य सचिव बनने से पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला था। उनासीवें कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज होने वाला है और 2026 में यहां पर भारत की मजबूत मौजूदगी देखने को मिलेगी। यह प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक कांस, फ्रांस में आयोजित होगा, जिसमें भारतीय सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रीय कलाकार, फिल्म निर्माता और अभिनेता हिस्सा लेने वाले हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल की तैयारियों पर देखिए डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा की ये रिपोर्ट। छोटा सा समुद्री तट से सटा हुआ ये शहर कान, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में शुमार कान फिल्म महोत्सव की मेजबानी करता है। और इस वक्त एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं कान, जहां पर शुरुआत होने जा रही है 79वें कान फिल्म महोत्सव की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 24 घंटे से भी कम समय बाकी है फिल्म महोत्सव की शुरुआत होने में, और ऐसे में रेड कार्पेट बिछने की तैयारी हो रही है। यही है वो रेड कार्पेट जिस पर सभी की निगाहें रहती है, मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस। यही है वो सीढ़ियां जिससे उतर के ऊपर जाते हैं तमाम सेलिब्रिटीज, और हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर तैयारियां शुरू हो रही है। आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी ये सीढ़ियां वो जगह है जहाँ पर सारे कैमरामैन, फोटोग्राफर्स ने पहले से ही अपनी जगह तय कर ली है। दुनिया भर के सिने प्रेमियों का, फिल्मकारों का, कलाकारों का, निर्माता, निर्देशकों का जमावड़ा यहाँ लगना शुरू हो गया है। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो बताएंगे क्यों इतना खास है। टेल मी हाउ इम्पोर्टेंट दिस फेस्टिवल इज फॉर कान। For Cannes, it's like a big opportunity for a small company and movie production to network and find job opportunity, but also for the culture, for people to discover new movies that they wouldn't go to see in the cinemas. I think it's an amazing experience. Hondu is also with us, and he's a photographer. How special here to cover Cannes Film Festival? Any memories, and how important, how difficult to capture these celebrities? Oh, it's quite difficult. Because you have a lot of people, so we are placed just in front of the red carpet, you see. But you have a lot of people coming. You have all the cars. And you have, it's always difficult to catch the right time and to focus on people you want. सिनेमा संस्कृति का एक बहुत ही शानदार संगम हम यहाँ देखने को मिलते हैं, और किस तरह से ये फ्रांस की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसकी झलक भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे फिल्म महोत्सव की कवरेज के दौरान। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर रेड कार्पेट से लेकर जूरी तक भारत भी बहुत ही दमदार मौजूदगी अपनी दर्ज करा रहा है कान फिल्म महोत्सव के इस संस्करण में। तो उसी का हमें इंतजार है जब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सितारे यहाँ पर जुटेंगे, और साथ ही साथ कैसे उसमें भारत अपनी सॉफ्ट पावर यानी कि अपनी सिनेमैटिक पावर का नजारा यहाँ पर पेश करेगा। हमें भी उसी का इंतजार है। फिलहाल कान फिल्म महोत्सव में यहाँ पर कान से स्पेशल कवरेज करते हुए मैं कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष, तेल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजार में उथल पुथल के बीच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कुछ महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील के जरिए साफ किया है कि आने वाली खराब स्थिति के लिए अभी से हमें तैयार होना होगा। असल में प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का उद्देश्य केवल बचत करना नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक मजबूती और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से देश हित में अनुशासित होकर आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दुनिया में लगातार बढ़ते ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक बहुत ही बड़ी और अहम अपील की है। उन्होंने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का बहुत ही सोच समझकर और संयम के साथ इस्तेमाल करने को कहा है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद पर भी एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि देश हित में लोगों को कम से कम 1 साल तक सोने के गहने नहीं खरीदने चाहिए, चाहे घर में कोई भी बड़ा फंक्शन या शादी ही क्यों न हो। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि इस संकट की घड़ी में देश का पैसा यानी विदेशी मुद्रा बचाना ही हमारी असली देशभक्ति है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने देश की जनता से 7 अपील की हैं। पीएम ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील की है। पीएम मोदी का कहना है कि जितना कम पेट्रोल डीजल जलेगा, उतना ही देश का विदेशी मुद्रा खर्च कम होगा। पीएम मोदी ने ऑफिस के लिए कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया है। इससे देश में ईंधन की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने गैर जरूरी विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टालने का सुझाव दिया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। ऐसे में पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल गैर जरूरी सोने की खरीदारी कम करें। पीएम ने लोगों से 1 साल तक गोल्ड ना खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और माल ढुलाई के लिए रेलवे का ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कही है। पीएम मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने की अपील की है। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेशी ब्रांड्स पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी उत्पादों को वैल्यू देने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति पर नजर रखने के लिए गठित मंत्रियों के अनौपचारिक अधिकार प्राप्त समूह IGOM की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई मंत्री शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सराहनीय कार्य कर रही है। वहीं देश के लोगों से प्रधानमंत्री की अपील पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पीएम को ये बात संसद में कहनी चाहिए। ये सारी जो बातें सरकार बोल रही है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इतना कैजुअली एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी जनता को, संसद को लेना चाहिए कॉन्फिडेंस के अंदर। वहीं राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए बयान पर बीजेपी हमलावर है।
बीजेपी ने कहा है कि देश पीएम मोदी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा नकारे गए व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। देशवासियों से पीएम ने अपील की है, देशवासी इसका अनुकरण करेंगे। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि लोगों को युद्ध के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और उन्होंने नागरिकों से चुनौतियों से पार पाने और देश की मदद करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया, जिसके बाद देश के हर सेक्टर से पीएम मोदी की अपील का स्वागत होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत नेट जीरो लक्ष्य की राह पर ठोस कदम बढ़ा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी बॉम्बे में देश के पहले एकीकृत कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण पायलट प्लांट का उद्घाटन किया। आईआईटी बॉम्बे की स्वदेशी तकनीक ने कार्बन कैप्चर की सबसे बड़ी चुनौती को हल कर दिया है। अब CO2 से मूल्यवान कैल्शियम कार्बोनेट बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कई उद्योगों में किया जा सकेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। साथ ही भूवैज्ञानिक CO2 सिक्वेस्ट्रेशन के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग की औपचारिक शुरुआत भी हुई। इस मौके पर देश की पहली एंड टू एंड कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण फील्ड लेबोरेटरी पायलट भी शुरू हो गई है। ये परियोजना भारत को नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में एक बड़े और ठोस कदम के रूप में देखी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी बॉम्बे की टीम की तारीफ करते हुए कहा कि कार्बन कैप्चर की दिशा में पहले भी कई प्रयोग सफल रहे थे, लेकिन मूल्य वृद्धि सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी, जिसे अब आईआईटी बॉम्बे ने हल कर दिया है। इस प्रक्रिया में CO2 से कैल्शियम कार्बोनेट नामक मूल्यवान उप उत्पाद तैयार होगा, जिसका उपयोग स्टील, पेंट, सीमेंट और आवास निर्माण उद्योग में चूने के विकल्प के रूप में किया जा सकेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना को जल्द ही वाणिज्यिक रूप से लागू किया जाएगा। इसमें से CO2 से एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे स्टील इंडस्ट्री, हमारी पेंटिंग, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, हमारे हाउसिंग सेक्टर, जिसमें ये चूना के एक अल्टरनेटिव, चूना हमारे यूज होता है, लाइमस्टोन्स कई कामों में आता है। ये लाइमस्टोन की एक अर्बन वेस्ट से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से कैल्शियम बनाने का उन्होंने हमारे आईआईटी मुंबई ने एक आधुनिक टेक्नोलॉजी निकाला है। मैं इसके लिए ऊर्जानव को बधाई देता हूं, मुंबई आईआईटी को बधाई देता हूं। उसकी पूरा टीम आने वाले दिनों में इसको कमर्शियल लेवल पे जाए, इसका मैं शुभेच्छा करता हूं। इसी को हम अभी ले जाएंगे दुनिया के अंदर दिखाने के लिए। आईआईटी बॉम्बे द्वारा पेटेंट की गई लागत प्रभावी जल कैप्चर तकनीक इस परियोजना की जान है। ये तकनीक गैर पीने योग्य पानी का उपयोग करते हुए डायरेक्ट एयर कैप्चर और औद्योगिक स्रोतों दोनों से CO2 कैप्चर करने में सक्षम है। इस पायलट प्लांट में स्वदेशी CCU संयंत्र को भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल कार्बन स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है, जो दक्कन बेसॉल्ट संरचनाओं में गहरे भंडारण की सुविधा देगा। ये पूरी प्रक्रिया आत्मनिर्भर और क्लोज्ड लूप कार्बन शमन दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में सेहत मिशन लॉन्च किया गया। यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेती से स्वास्थ्य तक भारत की नई और बड़ी पहल है। ये ICAR, ICMR की साझेदारी से प्रारंभ हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया का नया महत्वपूर्ण मिशन है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सेहत मिशन भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहां सरकार अब केवल इलाज पर नहीं बल्कि रोकथाम, समय पर पहचान और निरंतर देखभाल पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल बताती है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
आवश्यकता इस बात की है कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हो और होल ऑफ द सिस्टम्स अप्रोच हो। इसलिए इंटीग्रेटिंग साइंस, पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन तीनों को हमको एक साथ जोड़ करके चलने की आवश्यकता होगी। और अगर ये हमने किया तो हम हेल्दियर इंडिया और स्ट्रॉन्ग इंडिया की तरफ हम बढ़ेंगे, मजबूत देश के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सेहत मिशन का शुभारंभ भारत के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कदम है, जो खेती, पोषण और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर स्वस्थ भारत के निर्माण की मजबूत दिशा तय करेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और खेतीहर मजदूरों के स्वास्थ्य को भी मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों के संपर्क, रसायनों के असंतुलित उपयोग और खेतों में काम के दौरान होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए वैज्ञानिक उपाय, सुरक्षित खेती पद्धतियां और जागरूकता बेहद जरूरी है। हमारे किसान का स्वास्थ्य, हमारे मजदूर का स्वास्थ्य, आज वो पेस्टिसाइड डालते हैं, कितना नाक में जाता है, कितना आंख में जाता है, कितना कान में जाता है, क्या हम उस सब पर विचार नहीं करेंगे? उसके परिणाम क्या होते हैं? जो केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक और असंतुलित इस्तेमाल हो रहा है, प्रधानमंत्री जी बार बार ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, ऐसी पद्धतियां जिसके कारण नुकसान ना हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दिल्ली में आयोजित CII एनुअल बिजनेस समिट 2026 को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9 वर्ष पहले देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। उत्तर प्रदेश के नाम में उत्तर तो था, लेकिन उस पर कई सवाल भी खड़े होते थे। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, जिसमें CII की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पे आज जो चेंज दिखता है, उस चेंज के पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, श्री NK सिंह जी जैसे अर्थशास्त्रियों का समय समय पर दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सुझाव और सहयोग, और CII जैसे औद्योगिक संगठनों का योगदान भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर राजधानी दिल्ली में 24 मई को आयोजित होने जा रहा है जनजाति सांस्कृतिक समागम 2026। जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में देश भर की जनजातियों के लाखों प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। पारंपरिक संस्कृति, लोक विरासत और सामाजिक समरसता के संदेश के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा और विशाल जनसभा इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होगी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की भी संभावना जताई गई है। कि दिल्ली के जो दिल्ली वासी हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, ये इतने बड़े संख्या में 1.5 लाख की संख्या में लगभग जनजाति समाज के बंधु भगिनी आने वाले हैं देश भर से। उनको अतिथि के रूप में और स्वागत करने के लिए दिल्ली के लोग तैयार रहें। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को लेकर, उनका जो जनजाति समाज के स्वधर्म को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर के जो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, इस गौरवपूर्ण जो हमारा जो इतिहास है उसको बताने के लिए पूरे देश का जनजाति समाज, लगभग 500 प्रकार की जनजातियां 1.5 लाख की संख्या में दिल्ली में उपस्थित होगी और अलग अलग स्थानों से शोभा यात्राएं निकलेंगी। और उस शोभा यात्रा में आपको जीवंत जनजाति समाज के, उनकी संस्कृति के, उनके वाद्य यंत्रों के, उनके गीतों की साक्षात दर्शन होंगे और जनजाति समाज का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उस इतिहास के बारे में भी दिल्ली वासियों को और पूरे देश को पता चलेगा। नीट UG 2026 परीक्षा के बाद अब पेपर लीक जैसी आशंकाओं से जुड़ा एक मामला राजस्थान में सामने आया है। मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG के अतिरिक्त निदेशक जनरल ADG विशाल बंसल ने नीट परीक्षा से संबंधित विभिन्न अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मामला एक अनुमानित 410 प्रश्नों के गेस पेपर से जुड़ा है,
जिसमें से लगभग 120 प्रश्न रसायन विज्ञान सेक्शन में परीक्षा आने की बातें सामने आई हैं। इस पूरे मामले की जांच जारी है। नीट के एग्जाम्स को लेके जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, एक गैस पेपर है। गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर केंद्रित है। देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 1996 में पोखरण में 11 मई के दिन परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसके बाद से इस दिन को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और सम्मान देने के लिए इन सभी को के अलावा नई पीढ़ी को भी प्रेरित करता रहा है। मतलब वैज्ञानिकों को और इंजीनियर्स को सम्मान देने का यह दिन है। और आखिर इसका महत्व क्या है, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। 11 मई 1998 भारत के वैज्ञानिक इतिहास का वो गौरवशाली दिन, जब देश ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति का नया अध्याय लिखा, जिसके बाद हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया था। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. इस दौरान 11 से 13 मई 1998 के बीच कुल 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए, जिनमें 45 किलोटन का थर्मोन्यूक्लियर उपकरण, 15 किलोटन का फिशन उपकरण और सब किलोटन डिवाइस शामिल थे। इन परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। तकनीकी क्षमता के अलावा इस ऑपरेशन की खास बात ये रही कि इस दौरान अमेरिकी सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए इसे अत्यंत गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व तत्कालीन डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर आर चिदम्बरम जैसे वैज्ञानिकों ने किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। इसी दिन भारत ने विमानन क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। CSIR NAL द्वारा विकसित स्वदेशी हंसा 3 विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी। 2 सीट वाला यह हल्का प्रशिक्षण विमान पूरी तरह कंपोजिट संरचना पर आधारित था और पायलट प्रशिक्षण के उद्देश्य से विकसित किया गया था। इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया था। आज ये दिवस केवल परमाणु और विमानन तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति का प्रतीक बन चुका है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नव प्रवर्तकों को सम्मान देने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी प्रेरित करता है, ताकि भारत AI, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर आगे बढ़ता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। पंजाब में नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 जिलों में नगर निगम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। मोहाली, भटिंडा, मोगा,
अबोहर, पठानकोट, बरनाला, बटाला और कपूरथला में 26 मई को मतदान होगा, जबकि 29 मई को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। राजधानी के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशंस के पास कूलिंग जोन स्थापित किए गए हैं। इसमें लोगों को बैठने, आराम करने और गर्मी से तत्काल राहत पाने की सुविधा मिल रही है। कूलिंग जोन में वाटर कूलर के जरिए लगातार ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही लोगों को ओआरएस युक्त पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन कूलिंग जोन में राहगीर, पर्यटक, रिक्शा चालक और श्रमिक कितनी राहत महसूस कर रहे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गिरीश निशाना। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास बनाए गए कूलिंग जोन का उन्होंने जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के ऐसे कूलिंग जोन में जहां बाहर गर्मी का प्रकोप है, लेकिन इस कूलिंग जोन के अंदर ठंडी राहत की हवा चल रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहां पर पहुंचे हुए हैं। सर बताइए, किस तरह का मानते हैं ये कूलिंग जोन बनाया है? ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और आने वाले हर व्यक्ति को यहाँ बैठ करके एहसास होता कि हम धूप से बचने के लिए यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं, फिर ठंडा पानी भी पीने को हमको मिलता है। तो हम तो सीएम साहब का और पीएम साहब का, दोनों का हम धन्यवाद करते हैं। वेरी वेरी थैंक यू। ये राहत है जनमानस के लिए। मोदी जी ने बहुत बहुत उपकार और भेंट में यहाँ करते हुए आम जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और वेरी वेरी थैंक यू प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का। बहुत बढ़िया दिल्ली गवर्नमेंट की सुविधा है, बहुत अच्छा है। मैं गुजरात से, अहमदाबाद से आया हूँ। यहाँ पे ओआरएस भी दे रहे हैं, ठंडा पानी भी है, कूलिंग जोन है। काफ़ी मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। मैं चाहता हूँ कि देश के हर कोने में ये टाइप का एक जोन बनाया जाए जिससे सुविधा बहुत अच्छी हो और सब राहत मिलती है। यहाँ पे उम्र वाले, मेरे जैसे नौजवान, सब कुछ यहाँ पे लाभ उठा रहे हैं कूलिंग जोन का। बड़ा अच्छा लगा मुझे, दिल खुश होगा दिल्ली आकर। बहुत बढ़िया, एक नंबर मज़ा आ रहा है बाबू जी। बहुत बढ़िया है। बैठने उठने की सुविधा है, एसी कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, कुर्सी पड़ी है, पानी ठंडा पानी मिल रहा है, बढ़िया कूलिंग हो रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ पे ये है, पंखे हैं और कूलर लग रहा है, ठंडा पानी मिल रहा है पीने के लिए और कुर्सियों बैठे हुए हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी से लोगों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली की जनता के लिए कूलिंग जोन का दिल्ली सरकार ने तोहफा दिया है। इस कूलिंग जोन में श्रमिक, ऑटो रिक्शा चालक, रिक्शा चालक और राहगीर आकर आराम कर रहे हैं, जिन्हें यहाँ ठंडा पानी और ठंडी हवा मिल रही है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भीषण गर्मी और हीट वेव से बचाव के लिए दिल्ली सरकार ने एक और पहल की है। जी हां, 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं। ये वैन बाजारों और लेबर चौक पर पानी और ओआरएस बांटने के साथ ही लोगों को धूप से बचने के लिए कैप और गमछा भी दे रही है। इनमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी अपनी सेवा देते नजर आ रहे हैं। कैसी है दिल्ली सरकार की ये मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कूलिंग जोन के अलावा 13 मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट भी तैयार की गई हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली के 13 जिलों में इस तरह की ये वैन घूम रही हैं, जहां पर लोगों को ठंडा पानी, ओआरएस का घोल, गमछा और कैप दी जा रही हैं। मोबाइल वैन का कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं लोग? कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं ये मोबाइल वैन दिल्ली सरकार की? ये दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है और इतनी गर्मी में लोगों की सुविधा है, हम इस बात के लिए, और जो गमछा दे रहा है, मास्क दे रहा है, ठंडा पानी मिल रहा है, उसके लिए हम सीएम और पीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आने वाले टाइम में हम तो कहते हैं ऐसी सुविधाएं सबको मिले। बहुत बड़ा पुण्य काम है ये,
और इसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। गर्मी में लोग आते हैं, पानी मिल रहा है। ये बहुत बड़ा, रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में पीएम मोदी जी का धन्यवाद। इन मोबाइल यूनिट्स के अंदर सिविल डिफेंस वॉलंटियर सेवा करते नजर आ रहे हैं। सर, किस तरह की सेवा कर रहे हैं सर आप? सर, सबको पानी पिला रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं पानी पिला रहे हैं, कैप भी दे रहे हैं और गमछा भी दे रहे हैं, और किसी को फर्स्ट एड की जरूरत होती है फर्स्ट एड भी करते हैं हम। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं लोगों को रोक रोक के पानी पिला रहा हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है जिसके द्वारा हमें बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है। और मैं अक्षरधाम पे कल गया था तो वहाँ तो पब्लिक तो इतना मजा आया जिसका कोई जवाब नहीं। उनको इतना अच्छा लगा कि सर इसको यहाँ पर परमानेंट लगा दो। मैंने परमानेंट तो आप डीएम साहब से कहिए तो लग सकती है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं, ये भी लोगों को पानी पिलाकर पुण्य का काम कर रहे हैं, जिसे लेकर ये लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा 12 मई यानी कल मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पुडुचेरी में 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। वहीं केरलम में यूडीएफ की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा में हो रही देरी कांग्रेस और यूडीएफ की आंतरिक राजनीति पर सवाल खड़े कर रही है। केरलम में मुख्यमंत्री के चेहरे को तय न कर पाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा मंगलवार 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उनकी नियुक्ति पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। तय कार्यक्रम के अनुसार हिमंता बिस्वा शर्मा 12 मई की सुबह 11:40 पर वेटनरी कॉलेज फील्ड खानपारा गुवाहाटी में शपथ ग्रहण करेंगे। हिमंता लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी के हिमंता शर्मा ने रविवार को राज्यपाल के सामने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। सुबह 11 बजे असम की नया जो सरकार बनने जा रहे हैं उनका शपथ होगा और ये समारोह में भारत के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी, साथ में तमाम एनडीए शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कोई सारे सेंट्रल कैबिनेट का मंत्री भी समारोह में भाग लेगा। वहीं केरलम में विधानसभा चुनावों में यूडीएफ की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा में हो रही देरी ने कांग्रेस और यूडीएफ के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ हुई मैराथन बैठकों के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने अपना अंतिम निर्णय ले लिया है, लेकिन औपचारिकताओं की वजह से घोषणा में विलंब हो रहा है। ये स्थिति पार्टी की आंतरिक गुटबाजी और असमंजस को दर्शाती है। कांग्रेस के नेता और महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन उनकी नियुक्ति में देरी से ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस आलाकमान अपनी नेतृत्व क्षमता पर भरोसा नहीं कर पा रहा। वहीं वीडी सतीशन का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में बना हुआ है, जो कि पूर्व सरकार में प्रतिपक्ष के नेता थे। मुस्लिम लीग का समर्थन भी उन्हें हासिल है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के फैसले के इंतजार में नेताओं की खींचतान भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। The decision will be taken by the Congress High Command. We are all awaiting for that decision. Whatever decision the High Command takes, we will accept. We have a democratic practice. Observers came here. They met all the MLAs individually and collectively. After that, they have submitted the report. The leaders were called to Delhi. Sri Rahul Gandhi and Congress President Kharge ji spoke to all of us. Now decision is left to the Congress High Command. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। एन रंगासामी 13 मई को शपथ लेंगे। चुनाव के दौरान एआईएनआरसी ने 16 में से 12 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि भाजपा ने 10 सीटों में से 4 सीटें जीती। असम और पुडुचेरी में सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है, जबकि केरलम में मुख्यमंत्री पद के नाम की घोषणा में देरी राजनीतिक हलचल को बढ़ा रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस और यूडीएफ का नेतृत्व इस संकट से कैसे उभरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर साफ संकेत दे दिया है कि अब राज्य की राजनीति और प्रशासनिक प्राथमिकताओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले ही कैबिनेट बैठक में घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन, नए आपराधिक कानूनों और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ को सीमा पर बाड़बंदी के लिए जमीन देने से लेकर आयुष्मान भारत योजना लागू करने तक कई बड़े कदमों का ऐलान किया है। नई सरकार का दावा है कि अब बंगाल में पार्टी सरकार नहीं बल्कि जनता सरकार काम करेगी। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में घुसपैठियों पर सख्ती, राज्य की सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देते हुए ऐतिहासिक फैसले लिए। ममता बनर्जी सरकार के वोट बैंक वाली नीतियों को पलटते हुए नई सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प दिखाया। सीएम अधिकारी ने बैठक के बाद 6 बड़े फैसलों की घोषणा करते हुए सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने बीएसएफ को भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन 45 दिनों के अंदर सौंपने का फैसला लिया है। पिछली सरकार ने वर्षों से इस मांग को नजरअंदाज किया था, जिससे घुसपैठ और तस्करी को बढ़ावा मिला। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और पिछली सरकार ने वोट बैंक की खातिर घुसपैठियों को संरक्षण दिया। इस फैसले से सीमा पर बाड़बंदी तेज होगी और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगी। हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा। सीएम शुभेंदु ने पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि पीएम मोदी का विजन सबके लिए विकास का विजन है। यही वजह है कि केंद्र की जिन योजनाओं को ममता सरकार ने नकार कर गरीबों का हक छीना था, शुभेंदु अधिकारी ने उन योजनाओं को प्रदेश में लागू करने की घोषणा कर दी है। पहली कैबिनेट में 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। उनमें अब राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। बीएसएफ को सीमा बाड़बंदी के लिए जमीन दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट मिलेगी। पश्चिम बंगाल में जनगणना की शुरुआत होगी। उज्ज्वला जैसी सभी केंद्रीय योजनाओं को अपनाया जाएगा। साथ ही पिछली सरकार द्वारा नहीं अपनाए गए भारतीय न्याय संहिता जैसे नए आपराधिक कानूनों को प्रदेश में लागू किया जाएगा। जो हमारा सीएम था वो निर्देश दिया डीएम को, जे अगले 1 महीने में सारे वो जो काम चलता है, काटमानी, तोलाबाजी, इलीगल का चलता है, सारे बंद होने के निर्देश दिया। और 1 महीने बाद फिर रिव्यू मीटिंग होगा, जो बंद होगा कि नहीं होगा। वो कोल भी हो, वो बाली भी हो, सारे जो इलीगल का कटल भी हो, सारे हाँ परिष्कार क्लियर बोल दिया गया है जे भ्रष्टाचारी चलेगा नहीं। ये भ्रष्टाचारी अपना लाइन में आए, नहीं तो लाइन में कर दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने इन फैसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि नई सरकार पार्टी सरकार नहीं बल्कि जनता सरकार के ध्येय पर चलेगी। ये फैसले न केवल घुसपैठ पर नकेल कसने वाले हैं बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्र में बंगाल को नई दिशा देने वाले भी हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम शुभेंदु की अध्यक्षता में सचिव स्तर की बैठक भी हुई, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने अफसरों को साफ संदेश देते हुए कहा कि मुझे खुश करने के लिए मुख्यमंत्री की प्रेरणा लिखने की जरूरत नहीं, काम पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक सरकार पार्टी के लिए थी, लेकिन अब सरकार जनता के लिए काम करेगी। अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की संस्कृति छोड़कर राज्य हित में स्पष्ट राय दें। पश्चिम बंगाल में चौतरफा विकास हो सके, इसका ध्यान रखते हुए आज विभागों के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। शुभेंदु कैबिनेट में कई नेताओं को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए। दिलीप घोष को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। निशित प्रमाणी को उत्तर बंगाल विकास, युवा मामले और खेल विभाग का प्रभार सौंपा गया। अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली है। खुदीराम टूडू को जनजातीय विभाग सौंपा गया है। वहीं अशोक कीर्तिनिया को खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। 5 जो मिनिस्टर है, 5 मिनिस्टर को विभिन्न डिपार्टमेंट दिया गया। म्युनिसिपल दिया गया हमारा अग्निमित्रा दी को, यूथ अफेयर्स दिया गया निशित को, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग दिया गया दिलीप दा को,
और SC/ST वेलफेयर जो है वो खुदीराम दा को दिया गया। ये बंटवारा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहाँ नहीं होती।